Hello dear student, hope all of you are fine. Stay home and stay safe. आज की हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास में हम चैप्टर 4 करेंगे जो कि है थ्योरी ऑफ डिमांड, मांग का सिद्धांत। हम मांग की अगर बात करें तो हर व्यक्ति मांग किसी न किसी चीज़ की हमें डिजायर तो हमेशा रहती ही है, इच्छा रहती है। तो हम सामान्य यहाँ कहें हम आम बोलचाल की भाषा में इच्छा, आवश्यकता और मांग तीनों को एक ही अर्थ में यूज करते हैं, पर इन इकोनॉमिक्स इन तीनों का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होता है। तो सबसे पहले हम यही क्लियर करते हैं कि इच्छा, आवश्यकता और मांग में क्या डिफरेंस है। अगर आप रंगीन टीवी खरीदना चाहते हैं तो ये आपकी इच्छा है, लेकिन उस इच्छा को पूरा करने के लिए आपको क्या चाहिए? धन चाहिए। तो अगर आपके पास वो धन है तो वो आपकी क्या बन जाती है? आवश्यकता बन जाती है। अगर उस इच्छा को पूरा करने के लिए आपके पास धन नहीं तो वो क्या है? सिर्फ इच्छा है। क्लियर? अगर उस इच्छा को पूरा करने के लिए आपके पास धन है तो वो क्या है? आवश्यकता। कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी चीज की डिजायर होती है, इच्छा होती है, और उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे पास धन भी होता है, लेकिन हम उस धन को खर्च करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। क्लियर? तो मांग केवल तभी होगी जब किसी चीज को खरीदने की इच्छा होगी, उस इच्छा को पूरा करने की लिए आवश्यकता यानी कि हमारे लिए धन होगा। योग्यता, आवश्यकता को हम योग्यता से भी टैग कर सकते हैं, योग्यता, तथा उस धन को खर्च करने की जब हमारे अंदर इच्छा होती है, उस खर्च करने के लिए तैयार होते हैं। यानी अगर हमें एक रंगीन टीवी खरीदना है और खरीदने के लिए हमारे पास धन भी है और उस धन को हम उस रंगीन टीवी पर खर्च करने के लिए तैयार हैं, तो वो हमारी किस में कन्वर्ट हो जाती है? मांग में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर? यानी मांग को कब होगी इकोनॉमिक्स में? मांग तब होगी जब हमारे पास इच्छा होगी, इच्छा को खर्च करने के लिए धन होगा, इच्छा को पूरा करने के लिए कैश होगा, और कैश को हम खर्च करने के लिए भी रेडी होंगे, तो वो हमारी मांग कहलाएगी। ठीक है? एक राइटर की डेफिनेशन के अनुसार मांग किसी वस्तु की वे मात्राएं हैं जिन्हें एक उपभोक्ता अन्य बातें समान रहने पर प्रत्येक संभव कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदने के लिए इच्छुक अथवा योग्य है। यहाँ पर देखिए, मांग को इच्छा, आवश्यकता के साथ साथ निश्चित समय और कीमत पर से भी क्या किया गया? रिलेट किया गया है। अब बात करते हैं मांग अनुसूची की। मांग अनुसूची यानी तालिका। ठीक है? मांग अनुसूची को इंग्लिश में डिमांड शेड्यूल भी कहा जाता है। वह तालिका यानी तालिका मीन्स टेबल, वह तालिका, वह टेबल जिसमें कीमत तथा खरीदी गई मात्रा के संबंध को प्रकट किया गया हो, तो वो क्या कहलाती है? मांग अनुसूची कहलाती है। जहाँ पर देखिए ये एक टेबल है जिसमें कीमत दी गई है किसी भी वस्तु की। वस्तु एक्स मान लीजिए आप, कीमत है 1 रुपी, 2 रुपी, 3 रुपी, 4 रुपी। अगर कीमत 1 पर मात्रा कोई भी चीज है, एप्पल लगा लीजिए आप, आइसक्रीम, 1 रुपए कीमत है तो मात्रा खरीदी जा रही है 4, 2 रुपए कीमत है तो मात्रा खरीदी जा रही है। ये आएगा यहाँ पर 3, 2, 1। मान लीजिए कि 2 है कीमत तो खरीदी जा रही है 3 रुपए कीमत है तो क्या यहाँ खरीदी जा रही है किसी चीज की 2। तो ये क्या है? हमारी मांग अनुसूची, जिसमें कीमत दी गई है और दी गई कीमत पर वो कितनी मात्राएं खरीदने के लिए एक उपभोक्ता तैयार है वो दिया गया है। क्लियर? व्यक्तिगत जो ये मांग जो अनुसूची है, ये डिमांड जो शेड्यूल है, इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज व्यक्तिगत मांग अनुसूची। व्यक्तिगत मांग अनुसूची वह अनुसूची होती है जो किसी एक व्यक्ति की मांग को डिस्क्राइब करती है। एक व्यक्ति की मांग को, यानी कि कोई व्यक्ति ए है, वो बाजार में उस चीज की कितनी मात्रा खरीदेगा, तो वो व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहलाएगी। बाजार मांग अनुसूची होती है, मान लीजिए ये जो मांग है ये ए ग्राहक की है, फिर इसमें हम बी ग्राहक की जोड़ दे, फिर सी ग्राहक की जोड़ दे, तो सबको जो जोड़ के टोटल जो हमारी डिमांड आएगी इतनी कीमत पे जो की है, वो बाजार मांग अनुसूची के नाम से जाना जाती है, या कहें हम कहलाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज मांग वक्र, डिमांड कर्व, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डिमांड कर्व। ये मांग अनुसूची जो कि हमने आपको डिस्क्राइब किया था। मांग अनुसूची के रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण को मांग वक्र कहते हैं। क्लियर? जिस प्रकार मांग अनुसूची 2 टाइप्स की होती थी, तो ऐसे ही मांग वक्र भी 2 प्रकार का होता है, इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड कर्व। क्लियर? यहाँ पर डिमांड शेड्यूल दिया गया है। ये आइसक्रीम की कीमत है 1 रुपए की, 2 रुपए, 3, 4, ये मांगी गई मात्रा है 4, 3, 2, 1। जब इसमें केवल एक ही ग्राहक की डिमांड्स को दर्शाया जाए तो वो व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहलाती है। इस व्यक्तिगत मांग अनुसूची को, इस शेड्यूल को जब हम चार्ट पेपर पर या ग्राफ पेपर पर इस तरह रेखा चित्र के द्वारा प्रस्तुत कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? व्यक्तिगत मांग वक्र के नाम से इसे जाना जाता है, इंडिविजुअल मांग वक्र। यहाँ पर देखिए, इसके OX पर क्वांटिटी यानी मात्राओं को दर्शाया गया है, OY पर प्राइस को दर्शाया गया है। यहाँ पर अगर हम देखें इसको इस तरह से भी हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ कीमत है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
सॉरी कीमत नहीं, क्वांटिटी। 1 रुपये जब यहाँ पर जब 4 रुपये कीमत है तो यहाँ कितना है 1, 3 रुपये कीमत है तो कितनी डिमांड है हमारी 2। क्लियर। और ये क्योंकि यहाँ प्राइस है, ये कितना है फिर यहाँ पर, फिर इस तरह से इसे ड्रा कर कर स्केल की सहायता से जब आप इसे मिला देंगे तो ये क्या बन जाता है, हमारा डिमांड कर्व बन जाता है। क्लियर। आगे देखिए, ये क्या है, व्यक्तिगत मांग कर। अभी बात करते हैं हम बाजार मांग कर की। मान लीजिए ये ए व्यक्ति की डिमांड थी, यहाँ पर हम बी व्यक्ति की डिमांड लिखें या यहाँ पर सी की लिखें, ये 3, 2, 1। क्लियर। और यहाँ पर ये 4 रुपये हो गई तो वो कुछ भी नहीं खरीद रहा। सी जो है वो 5, 4, 3, 2 खरीद रहा है। अगर हम इन सबको प्लस कर दें और जो यहाँ पर जो हमारा आएगा वो क्या होगा, बाजार मांग अनुसूची। और जब हम इसे एक ग्राफ पेपर पर प्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, ये इसको हमें इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट करना होगा। वो हमारा क्या बन जाएगा, बाजार मांग वक्र। क्लियर। ओ एक्स पर क्या, यहाँ पर भी क्या दर्शाया जाएगा, क्वांटिटी। ओ वाई पर प्राइस को दर्शाया जाएगा। मांग वक्र के बाद आता है मांग को प्रभावित करने वाले घटक। मांग को प्रभावित करने वाले घटकों को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले घटक, सेकंड वन वही बाजार मांग को प्रभावित करने वाले घटक। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है DX। डी क्या है, डिमांड ऑफ एक्स। एक्स क्या है, या कोई भी वस्तु। एक्स क्या है, यहाँ कोई भी वस्तु इज इक्वल टू फलन है PX, PR, Y, TE। PR यहाँ किसको डिनोट कर रहा है, PR वस्तु की अपनी कीमत को डिनोट कर रहा है। किसी भी वस्तु की डिमांड बाजार में कितनी होगी, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट उस वस्तु की अपनी स्वयं की कीमत पर होती है। किसी वस्तु की कीमत अगर बहुत ज्यादा है तो उसकी मांग कम होगी, अगर किसी वस्तु की कीमत कम है हो जाती है तो उस वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है। क्लियर। आगे देखिए, संबंधित वस्तुओं की कीमत। संबंधित वस्तुओं की कीमत, इसे PR यानी प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स। रिलेटिव गुड्स को अगर हम आपको एक्सप्लेन करें तो रिलेटिव गुड्स जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रतिस्थापन वस्तु। पहले हम आपको इनका मीनिंग कराएंगे, फिर ये डिमांड को किस तरह से इफेक्ट करती हैं, किस तरह से प्रभावित करते हैं वो एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट वन हमने क्या बताया, प्रतिस्थापन वस्तुएं। प्रतिस्थापन जैसे कि नाम से क्लियर है, प्रतिस्थापन एक दूसरे की जगह लेने वाले, जो इजीली एक दूसरे की जगह ले लेती हैं वो प्रतिस्थापन वस्तुएं कहलाती है। जैसे चाय और कॉफी, बॉल पेन एंड शाइन वाला पेन। क्लियर। पेप्सी एंड कोका कोला, लक्स साबुन और डिटॉल साबुन, पेप्सोडेंट और कॉलगेट, ये सारी प्रतिस्थापन वस्तुओं के एग्जाम्पल हैं। ये इजीली क्या करती हैं, एक दूसरे की जगह पर अगर हम मार्केट जाते हैं, हमें कोई वो साबुन जो पर्टिकुलर जो चीज़ हमें चाहिए वो नहीं मिलती तो हम दूसरा खरीद लेते हैं। क्लियर। और दूसरा मीनिंग देखिए पूरक वस्तुओं का। पूरक वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो मिलकर डिमांड को पूरा करती हैं। 2 वस्तुएं होती हैं जो मिलकर हमारी किसी डिमांड को पूरा करती है। जैसे कार व पेट्रोल, पेट्रोल वाले की जगह कार डीजल से भी चलती है। तो ये दोनों वस्तुएं, अगर हमारे पास इन दोनों में से एक है, कार है, पेट्रोल नहीं है तो कार नहीं चलेगी, पेट्रोल है कार नहीं है तो भी नहीं चलेगा। इज दैट क्लियर। तो पूरक वस्तुएं वो होती है जो मिलकर हमारी किसी डिमांड को पूरा करती हैं, और प्रतिस्थापन वस्तुएं वे होती है जिन्हें इजीली एक दूसरे की जगह पर यूज किया जा सकता है, जैसे कि शिकंजी और रूबजा। क्लियर। फ्रूटी एंड लिम्का, हम इन्हें एक दूसरे के स्थान पर इजीली इफेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कि ये डिमांड को कैसे प्रभावित करते हैं। अगर हम यहाँ पर चाय और कॉफी का एग्जाम्पल लें, टी फॉर टी चाय के लिए और सी किसके लिए, कॉफी के लिए। अगर टी की डिमांड की बात करें तो कैसे इफेक्ट होगी टी की डिमांड कॉफी की प्राइस से। मान लीजिए इन दोनों की कीमत 50-50 रुपीज है, या फिर आप इसको रुपीज में ना जाकर ऐसे भी कर सकते हैं। अगर पी की कीमत, कॉफी की कीमत बढ़ जाएगी तो जो लोग पहले कॉफी खरीद रहे थे अब उतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो अब क्या करेंगे, वो चाय की डिमांड करेंगे। पी की यानी कीमत बढ़ जाने के कारण सी की अगर कीमत बढ़ जाती है तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरे वे में अगर हम बात करें, सी की कीमत कम हो गई, सी की कीमत कम हो गई तो जो लोग चाय पसंद कर रहे थे अगर उन्हें वही चाय की कीमत पर उन्हें कॉफी मिलेगी तो वो चाय पीना पसंद करेंगे नहीं, वो क्या करेंगे, चाय को पीना बंद करके कॉफी की डिमांड वो ज्यादा करने लगेंगे। क्लियर। तो प्रतिस्थापन वस्तुएं क्या होती हैं, प्रतिस्थापन वस्तुएं कि में अगर एक वस्तु की कीमत, प्रतिस्थापन 2 वस्तुएं, अगर उनमें से किसी एक की कीमत बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। अगर एक की कीमत कम होती है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाती है। जबकि पूरक वस्तुओं में कार और पेट्रोल की बात करें हम
तो कार और पेट्रोल में क्या होगा, अगर एक की कीमत में वृद्धि होने पर दूसरे की मांग कम हो जाती है और एक की कीमत में कमी होने पर दूसरे की मांग बढ़ जाती है। अगर कार की बात करें तो कार के लिए सी, पी फॉर पेट्रोल हम ले सकते हैं। अगर कार की कीमतों में डाउन आ जाए तो क्या होगा, कार ज्यादा बिकेंगी, कार ज्यादा बिकेंगी तो उसी के साथ पेट्रोल भी ज्यादा बिकेगा। क्लियर, पेट्रोल की डिमांड में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आई बात समझ में आपको। यहाँ पर पी यानी एक वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की, जब वस्तुएं पूरक होती हैं तब एक वस्तु की कीमत के गिरने पर दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। एक वस्तु की कीमत के गिरने पर दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। और अगर कीमत, इस कारों की कीमत ज्यादा बढ़ गई तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी, डाउन चली जाएगी। क्लियर, आगे देखिए। इंडिविजुअल जो डिमांड है हमारी, उनको प्रभावित करने का तीसरा जो फैक्टर है वो है आय। इकोनॉमिक्स में इनकम को वाई से डिनोट किया जाता है। क्लियर, आय। अगर हम आय की बात करें तो एक उपभोक्ता या एक परिवार, एक गृहस्थ व्यक्ति किन चीजों की डिमांड करेगा, ये उसकी आय पर डिपेंड करता है। क्लियर, आय की अगर हम बात करें, अगर एक उपभोक्ता है जो सामान्य वस्तुएं खरीद रहा है, जो कि कौन सी वस्तुएं खरीद रहा है, सामान्य वस्तुओं की अगर वो मांग कर रहा है तो उसकी आय बढ़ने पर सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वो घटिया वस्तुएं खरीद रहा है तो आय बढ़ने पर, घटिया वस्तुएं वो होती है जो निम्न कोटि की होती है, क्वालिटी में थोड़ी लो होती है। अगर वो घटिया वस्तु खरीद रहा है फिर उसकी आय बढ़ती है तो इनकी मांग कम हो जाएगी। वो घटिया वस्तु ना खरीद कर अब वो बढ़िया वस्तु को खरीदेगा। फॉर एग्जाम्पल, वो रेडी पर कपड़े खरीदता है, उसकी आय बढ़ जाए तो क्या करेगा, वो क्या करेगा यहाँ पर, अब वो शोरूम में जाके कपड़े खरीदेगा या ब्रांडेड शोरूम वगैरह में जाएगा। इसलिए अगर वो वस्तु क्या है, अगर आय बढ़ जाए तो घटिया वस्तु अगर वो खरीद रहा है तो वो घटिया की डिमांड कम कर देगा। लेकिन अगर वो सामान्य वस्तुएं खरीद रहे हैं जो अच्छी क्वालिटी की है तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, नंबर 4 पॉइंट इज रुचि एंड प्राथमिकताएं। रुचि और प्राथमिकताओं को इकोनॉमिक्स में टी के द्वारा डिनोट किया गया है। रुचि और प्राथमिकताओं में फैशन, रीति रिवाज आदि को भी शामिल किया जाता है। उपभोक्ता की रुचि व प्राथमिकताओं का भी डिमांड पर इफेक्ट करता है। फैशन के हिसाब से कोई चीजें एकदम से फैशन में आ जाती है तो ग्राहक को फैशन में है तो ग्राहक जो है उन्हीं चीजों की बार बार डिमांड करता है। चीजें आउट ऑफ फैशन होते ही डिमांड उस चीज की पर्टिकुलर एकदम से गिर जाती है। इसके विपरीत यदि उपभोक्ता को की रुचि में वो चीज फर्स्ट नंबर पे है, यानी उसे चाहिए ही चाहिए, तो वो किसी भी कीमत पर उसे खरीदने के लिए तैयार रहता है। अगर उसे नहीं चाहिए, उसमें रुचि नहीं है, तो वो कम कीमत पर भी उसे नहीं खरीदेगा। तो इंडिविजुअल डिमांड कर को इफेक्ट क्या करती है, हमारी रुचि और प्राथमिकताएं। उसके बाद है संभावनाएं। यदि उपभोक्ता की संभावना है कि भविष्य में कीमत बढ़ जाएंगी, अगर उसे लग रहा है कि आने वाले टाइम में इस पर्टिकुलर चीज की महंगी हो जाएगी, तो वो आज ही प्रचलित कीमत पर उस वस्तु की ज्यादा मात्रा खरीद लेगा। दूसरी तरफ अगर उपभोक्ता को लगता है कि आज ये चीज 10 रुपए में मिल रही है, कल ये 8 रुपए में मिलेगी, तो आज वो उस चीज को नहीं खरीदेगा, यानी कि क्या हो जाएगी, डिमांड उसकी कम हो जाएगी। क्लियर, आगे देखिए। अभी हमने आपको बताया था व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले घटक क्या क्या है। पीएक्स यानी संबंधित वस्तु की अपनी कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत। वाई फॉर डिनोट किसके लिए किया था हमने, इनकम के लिए। टी टेस्ट, और ई किसके लिए, संभावनाओं के लिए। व्यक्तिगत मांग को हमने कितने भागों में बांटा, 2 भागों में, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग। क्लियर, तो व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले घटक तो ये हो गए। बाजार मांग को प्रभावित करने वाले घटक की अगर हम बात करें तो ये जो हमने पहले 5 बताए थे ये तो है ही, जिनको अभी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके अलावा ये और है। क्लियर, ये 4 घटक और है। यहाँ पर एन किसको डिनोट कर रहा है, एन किसको डिनोट कर रहा है, जनसंख्या को। किसको डिनोट कर रहा है, जनसंख्या। जनसंख्या का भी मांग पर प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या के बढ़ने से बाजार में मांग बढ़ जाती है और कम होने से तो क्या हो जाती है, मांग कम हो जाती है। दूसरी तरफ हम बात करें तो ना केवल जनसंख्या बढ़ने या घटने का फर्क पड़ता है, बल्कि जनसंख्या की रचना का भी मांग पर इफेक्ट पड़ता है। अगर जनसंख्या की रचना में लड़कों का रेशियो ज्यादा है तो लड़कों के द्वारा पसंद किए जाने वाले प्रोडक्ट ज्यादा बिकेंगे। लड़कियों का, लेडीज का रेशियो ज्यादा है तो उनके द्वारा डिमांड किए जाने वाले प्रोडक्ट ज्यादा बिकेंगे। अगर सीनियर सिटीजन ज्यादा है तो मेडिकल सुविधाओं की उन्हें जरूरत ज्यादा होती है तो वैसे प्रोडक्ट ज्यादा बिकेंगे। तो जनसंख्या भी मांग को इफेक्ट करती है। अब हम बात करें जी किसे डिनोट करता है, सरकारी नीति को। सरकारी नीति, सरकार की नीति का भी मांग पर प्रभाव पड़ता है।
जब भी सरकार किसी वस्तु की मांग से, वैसे देखिए अगर आप देखेंगे सरकार के हाथ में दो टूल होते हैं, एक होता है कर, दूसरा होता है आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता, कर के बारे में आप सबने कभी ना कभी सुना होगा, और आर्थिक सहायता सब्सिडी जिसके जो कि हमें गैस का सिलेंडर सस्ते दामों में मिलता है, वो आर्थिक सहायता करती है। तो सरकारी नीति भी डिमांड को इफेक्ट करती है। सरकार के पास ये दो टूल होते हैं, एक तो टैक्स होता है, एक होता है आर्थिक सहायता, डिमांड को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। यदि सरकार किसी वस्तु की मांग में कमी करना चाहती है, यानी सरकार चाहती है लोग इस चीज को डिमांड ना करें, तो सरकार उस पर टैक्स लगा देती है। अगर आप ध्यान देंगे तो शराब पर, ड्रिंक्स पर जो होती है सरकार द्वारा सबसे ज्यादा टैक्स लगाया जाता है, क्यों? जिससे कारण सरकार चाहती है डिमांड कम हो, तो सरकार उन पर टैक्स लगा देती है। दूसरी तरफ सरकार जिनकी डिमांड्स को बढ़ाना चाहती है उन्हें सब्सिडीज दे देती है, आर्थिक सहायता दे देती है, ताकि उनकी डिमांड्स को क्रिएट किया जा सके। इसके कारण भी, इसलिए सरकारी नीति भी डिमांड को इफेक्ट करती है। अगर हम बात करें एस की, एस यहाँ किसको इफेक्ट कर रहा है? जलवायु व मौसम। आप देखेंगे अभी समर सीजन चल रहा है, तो इस समर सीजन में कूलर की मांग ज्यादा होती है, आइसक्रीम की डिमांड बढ़ जाती है। सर्दियों में हमें विंटर के लिए जो ऊनी कपड़े होते हैं, वूलन वगैरह जो है, हीटर्स ज्यादा बिकेंगे, ठीक है। तो जलवायु, एक एनवायरनमेंट जो है, क्लाइमेट जो है, वो भी डिमांड को इफेक्ट करता है। क्लियर? नंबर जो हमारा वाई डी है, डी वाई के लिए हमने आपको क्या बताया था? वाई के लिए हमने आपको बताया था वाई इनकम को डिनोट करता है। इकोनॉमिक्स में वाई जब भी आ जाए आप हमेशा याद रखिएगा, वाई किसको डिनोट कर रहा है? इनकम को डिनोट कर रहा है। तो वाई डी किसको डिनोट कर रहा है? आय का वितरण। वाई डी किसको डिनोट कर रहा है? आय का वितरण। मान लीजिए बाजार मांग पर समाज में के आय के वितरण का भी प्रभाव पड़ता है। यदि आय का वितरण समान रूप से होता है, फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेसमैन ने, मान लीजिए एक बिजनेस है, एक कंपनी है, एक उसके नीचे 1000 लोग काम कर रहे हैं। कितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं? जब जो भी प्रॉफिट होता है, मान लो इस फर्म को 5 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, अगर इस प्रॉफिट को ए व्यक्ति ने अपने पास ही रख लिया, उसने सैलरी का इंक्रीमेंट इन 1000 लोगों को नहीं दिया, इस 5 लाख के प्रॉफिट में से किसी को कोई इंक्रीमेंट नहीं दिया, सभी की सैलरी पुरानी वाली ही है, उसी पे स्केल पे इन 1000 वर्कर को रखा है, तो क्या होगा? डिमांड ज्यादा नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि ये 5 लाख रुपए सिर्फ एक व्यक्ति कितनी ज्यादा चीजों की डिमांड कर लेगा। दूसरी तरफ अगर ये 5 लाख रुपए का वो हर एक लेवल पर, चाहे जो उसके जूनियर से लेके, मान लीजिए ए यहाँ पर है, ए के नीचे 4 लोग काम कर रहे हैं, ए मान लीजिए बी, सी, डी, और यहाँ पर ये ई व्यक्ति काम कर रहा है, इसके नीचे फिर 10 लोग हैं, इसके नीचे 10 हैं, इसके नीचे भी 10 है। अगर ये 5 लाख रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट वो थोड़ा थोड़ा सब में इंक्रीज करे, यानी सभी की सैलरी में थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट लगाएगा, तो डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। क्लियर? ये कह रहे हैं बाजार मांग पर आय, समाज में आय के वितरण का भी प्रभाव पड़ता है। यदि आय का वितरण समान रूप से होता है तो मांग अधिक होगी। इसके विपरीत यदि आय का वितरण असमान है तो मांग कम होगी, क्योंकि कुछ लोगों की आय बहुत अधिक होती है और अधिकतर लोगों की आय कम होगी, इसलिए बाजार मांग भी कम होगी। थैंक यू।